चलिए आज का हमारा नेक्स्ट लेसन जो है चैप्टर 12 है अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने पढ़ा पीछे कि अब हम जो दुनिया में जो घटनाएं घट रही थी और उसका जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर जो प्रभाव पड़ा, जिससे कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष था वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया। ठीक है, आपने कुछ घटनाएं पढ़ी कांग्रेस की, जहां सुभाष जो है जीते और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिज़ाइन कर दिया और जो है उनको देश से फिर बाहर चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो ये सब हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा। अब फाइनल फेज हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन का जो है पढ़ रहे हैं, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति, आज़ादी की ओर। ठीक है, अब आज़ादी के हम नज़दीक पहुंच गए थे और फाइनल फेज जो अंतिम दौर था इस स्वतंत्रता आंदोलन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक पर हमने छोड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था दुनिया में, द्वितीय विश्व युद्ध, उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखिए, द एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द फासिस्ट कंट्रीज led to the outbreak of the Second World War, which started in September 1939 when Hitler's armies invaded Poland. फासीवाद के बारे में आपको बता चुके हैं, नाजीवाद जो कि जर्मनी में हुआ, फासीवाद जो कि इटली में और स्पेन और कुछ और देशों में भी हुआ, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिएक्शन के तौर पर पैदा हुए थे। और वहाँ जो कि एक और भावना थी इन देशों में जो कि धीरे धीरे मजबूत हो गए थे। मैंने आपको फासीवाद का डेवलपमेंट आपको बताया था कैसे कैसे हुआ। और जब ये देश मजबूत हो गए और जो है ऐसी हालत में पहुंच गए कि इनकी फौजें काफ़ी मजबूत हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि जब हम मजबूत पावरफुल हो गए हैं तो हमें भी अधिकार है दूसरे देशों की तरह दूसरे देशों पर कब्जा करने का, उनसे फ़ायदा उठाने का। तो ये लोग भी जो है साम्राज्यवाद की घटनाओं में ये लोग भी वैसे ही शामिल हो गए, यानी इन्होंने भी दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय शक्तियों को ही क्यों, हम पहले की तरह जो इंग्लैंड और ये सब इतना देश पर कब्जा किए हुए, तो हम क्यों नहीं अधिकार करें, हम भी अधिकार है, हमें पास ताकत है। तो इस तरह इन्होंने भी इंपीरियलिस्ट एक्टिविटी शुरू कर दिया, साम्राज्यवादी घटना शुरू कर दिया। हालांकि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो इन्हीं घटनाओं के कारण हुआ था। आपसी विवाद, जो कॉलोनियों को, जो कॉलोनी यानी उपनिवेश हिंदी में कहते हैं, जो ऐसे देश जिन पर ये शोषण, उनका कब्जा करके शोषण कर रहे थे, तो इनके आपसी बंटवारे के लिए आपस में जो है राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे कि कौन किस देश पर किसका अधिकार होगा। और इसको लेके युद्ध होते होते यही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये कॉलोनीज को लेके ही जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट इनके हुए थे, उसका नतीजा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने आपको सब कुछ बताया कि संधि हुआ, ठीक है, उसमें ये सब जो हारे हुए देश थे उन पर कई सारे जो है शर्तें लादी गई थी। तो उन्होंने जब फिर से अपने आप को मजबूत कर लिया, जब हालांकि बहुत कमज़ोर हालत में आ गए थे, लेकिन फिर से वहाँ से उभर के और जब मजबूत हुए तो फिर से उनकी जो इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ थी, साम्राज्यवादी गतिविधियाँ थी, वो शुरू हो गई। तो कैसे क्या हमने पढ़ा कि द एग्रेसिव हैं, देखिए, द एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द फासिस्ट कंट्रीज led to the outbreak of the Second World War, which started in September 1939 when Hitler's armies invaded Poland. तो यहाँ हमने पढ़ा कि जो ऐसे देश, जो फासीवाद जहाँ फैल गया था, नाजीवाद फैल गया था, उन देशों की जो एग्रेसिव यानी आक्रमणकारी, हाँ वही, मतलब अब देश कैसे अग्रसर होगा जब दूसरे पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करेगा। एग्रेसिव का मतलब होता है जो बहुत किसी चीज की ओर बड़ी तेजी से बढ़ना चाहता है अपने लक्ष्य की ओर, है ना। तो एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट यानी कि अपने साम्राज्य को फैलाने वाली नीतियां, पॉलिसीज,
तो जो एग्रेसिव यानी कि अपने तेजी से अपने क्षेत्र करने अपना लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए, और एक्सपेंशनिस्ट यानी साम्राज्यवादी जो नीतियां अपनाई गई फांसीवादी देशों के द्वारा, ऐसे देश जहां फांसीवादी गवर्नमेंट्स आ गई थी, सरकारें चल रही थी, तो इसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ने का काम किया। आउटब्रेक यानी शुरुआत करने का, छेड़ने का काम किया। और ये कैसे शुरुआत हुई? जब हिटलर की फौजों ने पोलैंड पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, तो उससे जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो इन देशों को जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद इनको मना किया गया था कि आप फौजें नहीं रख सकते हैं, आप फौजें नहीं अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, इन्होंने अपनी फौजें बढ़ा के फिर से इतनी ताकतवर कर ली थी और अटैक कर दिया था अपने पड़ोसी देश पर, जहां कि हिटलर ने सबसे पहले बगल में पोलैंड है जर्मनी के, उस पर अटैक कर दिया, कैप्चर कर लिया। आपने पढ़ा था फांसीवाद का क्या लक्ष्य होता है? वो युद्ध की पैरवी करता है, वो समझता है कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे तुच्छ हैं, उन पर हमें शासन करने का अधिकार है, और जो है कुछ लोगों के प्रति नफरत फैलाता है जो विरोधी होते हैं। तो ऐसी ही भावनाओं से जो शुरू हुआ था ये फांसीवाद, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत कर दिया, जिसकी कि पहली घटना, युद्ध की जो शुरुआत की घटना थी, वो थी हिटलर की देश यानी जर्मनी की फौजों के द्वारा पोलैंड पर हमला और कब्जा किया जाना। विथ दिस द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड ब्रूटल वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ब्रोक आउट। तो इस घटना के साथ दुनिया की आज तक की जो सबसे ज्यादा फैली हुई, वाइड स्प्रेड यानी ज्यादा, जिसका फैलाव ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो हुआ, और ब्रूटल यानी बड़ा ही क्रूर, तो ऐसा युद्ध जो है इतिहास में, मानवता के इस दुनिया के इतिहास में ऐसी जो युद्ध हुआ, वो युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ब्रोकआउट यानी शुरू हो गया, छिड़ गया। With the outbreak of hostilities, the British government made India a party to the war without consulting the Indian people. तो जैसे ही जो है इस तरह के युद्ध की हॉस्टिलिटीज यानी विरोधी गतिविधियां, दुश्मनी की गतिविधियां यानी हमला किए जाना, ये सब जो भी है, हाँ, तो जैसे ही इस तरह की यानी कि इस तरह के हमले वगैरह शुरू हुए देशों पर, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उसने भारत को भी शामिल कर दिया इस युद्ध में, बिना भारतीय लोगों से पूछे हुए। यानी कि भारत को भी इनडायरेक्टली शामिल कर दिया, भारत के सैनिकों का इस्तेमाल करने, अपने यहाँ का जो भी सरकारी था, पैसा था, फौज था, सब कुछ था, उसका इस्तेमाल कर, यानी कि भारत इन्वॉल्व हो गया एक तरह से। तो बिना भारत के लोगों से इस तरह का सलाह लिए पूछे जो है, उसने भारत को भी उसमें शामिल कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, जैसे ही कि ये सब घटनाएं, युद्ध की घटनाएं शुरू हुई। ठीक है यहां तक? एज यू हैव ऑलरेडी सीन द इंडियन नेशनलिस्ट्स, देखिए ध्यान दीजिए, वर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ फासिज्म एंड हैड एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट to the peoples of China, Spain, Ethiopia and other countries who had suffered at the hands of fascist powers. तो ये सब जब भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया गया, उधर जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे वो ये सब घटनाओं से परिचित थे कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में जो फांसीवाद फैल रहा था और उसके जो परिणाम हो रहे थे, उन सब घटनाओं से जागरूक थे। तो वो इस बात से सतर्क थे कि इस फांसीवाद फैलने के क्या खतरे हैं दूसरे देशों के लिए, और इसीलिए उन्होंने उन देशों को, जिन देशों ने इन फांसीवादी देशों के हाथों, उनके हाथों जो है मतलब उनको कष्ट या उनको तकलीफ सही थी, यानी जिन पर आक्रमण किया था इन देशों ने, जिनको किसी भी तरह से सताया था फांसीवादी देशों ने, जो कि कौन देश थे? जैसे चीन थे, चाइना, स्पेन, इथियोपिया जिसका कि अबिसिनिया नाम आपने पढ़ा, और दूसरे देश, इन पर जो फांसीवादी देशों ने हमला करके कब्जा कर लिया था, तो इन देशों के साथ जो है हमारे देश के राष्ट्रवादियों ने अपना समर्थन, अपना सहयोग उनको जताया। ठीक है?
हमारे देश के जो नेता जो कि फांसीवाद फैलने के खतरों से परिचित थे कि क्या खतरे हो सकते हैं कल को, तो उन्होंने जिन देशों को इन फांसीवादी देशों के हाथों किसी तरह का जो है सहना पड़ा था कष्ट तकलीफ, यानी आक्रमण के रूप में, कब्जे के रूप में, तो उन देशों के साथ जो कि चीन थे, स्पेन था, इथियोपिया और कुछ दूसरे देश, उनके साथ हमारे देश के नेताओं ने सहयोग, अपना समर्थन जताया। They had warned the people about the growing danger of war and had declared that the ending of both fascism and imperialism was necessary for peace and progress in the world। ठीक है, तो यहां देखिए जो नेहरू की बात हमने आपको बताई थी कि नेहरू ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता, शांति, सुरक्षा, आजादी, ये सब इंडिविजिबल है, याद है ना? हाँ, अगर उसको कहीं से भी टूट गया तो वो पूरे उसको तोड़ने लगेगा। यानी अगर एक जगह भी आजादी खत्म होती है, किसी देश की स्वतंत्रता जाती है, तो वो बाकियों देशों की भी स्वतंत्रता के लिए कल को खतरा पैदा करेगा, हो सकता है स्वतंत्रता छीन भी जाएगी। उसी तरह नेहरू ने कहा था कि शांति भी ऐसे ही है, अगर एक जगह भी अशांति फैलती है तो वो सब जगह की शांति को खत्म कर देगी धीरे धीरे। तो देखिए यहां भी उन्होंने यही बात कहा कि जो युद्ध है उसकी निंदा किया इन्होंने, ठीक है, उसकी जो बढ़ते खतरे थे उससे लोगों को आगाह किया, ये जो विश्व युद्ध के खतरों से लोगों को देश के, हाँ, तो जो क्योंकि कल को फैल सकता था ना, युद्ध शुरू तो छोटा सा होता है, धीरे धीरे फैलते चला जाता है, तो युद्ध के बढ़ते खतरों से लोगों को आगाह किया और साथ ही साथ ये घोषणा किया कि फांसीवाद और साम्राज्यवाद, ये दोनों का ही खात्मा, इन दोनों का अंत जरूरी है अगर दुनिया में शांति और विकास चाहिए। दुनिया में शांति और विकास के लिए साम्राज्यवाद और फांसीवाद दोनों का अंत होना जरूरी है। क्लियर हो गया? हाँ, शांति और विकास, ठीक है। द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड ऑल्सो कंडेम्ड द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज टुवर्ड्स फासिज्म। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, यानी जो हमारे आंदोलन में लगे हुए थे लोग या दल, उन्होंने जो पश्चिमी साम्राज्यवादी देश थे उनका जो फांसीवादी देशों के प्रति जो रवैया था उसकी बड़ी कड़ी निंदा की थी। आपने पढ़ा था कि जो यूरोपीय देश थे या पश्चिमी देश थे, साम्राज्यवादी जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे, वो इस बात के टोटली खिलाफ थे, इन देशों के विचारधारा के वो खिलाफ थे फांसीवाद के, लेकिन उसको बर्दाश्त कर रहे थे। क्यों? कल मैंने आपको बताया था कि उन्हें लग रहा था कि ये जो फांसीवादी हैं कल को ये चल के कम्युनिज्म को खत्म कर देंगे, यानी रशिया पर अटैक कर देंगे। तो रशिया जो कि कम्युनिस्ट, जो कि कैपिटलिस्ट का सीधे उल्टा दुश्मन होता है, तो उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन तो दुनिया में रशिया दिख रहा था अपना, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए खतरा था। तो उन्हें लगा कि अगर ये जो फासिस्ट कंट्री है, कल को हो सकता है कि ये उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दे और उसको खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। तो इसलिए उनकी इन जो है इस तरह की कामों को वो बर्दाश्त कर रहे थे। जब अपने आसपास के देशों पर अटैक करना शुरू किया तो चुपचाप तमाशबीन बनकर देखते रहे। ठीक है, तो इस जो उनकी ये जो नीति थी, इस तरह का रवैया था, इसका भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोग थे, जो नेता थे, उन्होंने बड़ी घोर निंदा की कि हाउ कैन यू टॉलरेट सच एन एक्टिविटी। कोई देश इस तरह से आपको अटैक कर रहा है पड़ोसी देश पर और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने अत्याचार किए जा रहे हैं वहां और आप लोग चुपचाप देख रहे हैं। ठीक है, तो दीज कंट्रीज वर नॉट कंसर्न्ड विथ द एग्रेशन बाय फासिस्ट कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली। तो ये जो पश्चिमी देश थे, इनको कोई चिंता नहीं थी कि ये जो फांसीवादी देश हैं, फासिस्ट देश हैं, ये अपने आसपास के देशों पर हमला कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी और इटली जो देश कर रहे थे। जर्मनी ने पोलैंड पर और इटली,
तो इस तरह से अपने पड़ोस के देशों पर कैप्चर जो कर रहे हैं इन घटनाओं से, उनको कोई चिंता नहीं थी पश्चिमी देशों की। हाँ, आक्रमण। देयर हेट्रेड ऑफ कम्युनिज्म हैड ब्लाइंडेड देम टू द डेंजर ऑफ फासिज्म विच थ्रेटेंड देयर ओन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उनका जो ये नफरत था साम्यवाद से, कम्युनिज्म को कहा जाता है हिंदी में साम्यवाद, तो उनको जो साम्यवाद से जो नफरत था, जो घृणा थी, उसने उनको अंधा कर दिया था, जो कि फांसीवाद के खतरे से, जिस फांसीवाद से उनके भी स्वतंत्रता को खतरा था कल को। ठीक है, तो अपने स्वतंत्रता पर खतरे जो फांसीवाद पैदा कर रहा था, उससे भी वो अनजान हो गए थे, क्योंकि उनकी जो नफरत थी साम्यवाद कम्युनिज्म से, उन्होंने उनको अंधा कर दिया था। समझ गए? जो नफरत थी साम्यवाद से, तो उनको फांसीवाद से अपने जो है स्वतंत्रता पर बढ़ते हुए खतरे भी, उसको भी देखने से वो अनजान हो गए, वो नहीं देख पाए। उनको कोई चिंता नहीं थी कि ठीक है वो खतरा हम देख लेंगे, पहले साम्यवाद का कुछ हो जाए। ठीक है, कम्युनिज्म। ठीक है, चुनौती देना, हाँ, खतरा। When the war broke out, the Indian nationalist movement condemned the fascist countries. और इसी तरह जब युद्ध छिड़ गया, पहले तो ये चेतावनी दे रहे थे, निंदा कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आखिरकार युद्ध छिड़ गया तो इन्होंने जो है फांसीवादी देशों के जो भी उनके काम थे, गतिविधियां थी, उनकी बड़ी निंदा की, कंडेम किया। Even though the fascist countries were fighting against Britain, which ruled over the Indian people knew that the fascist countries could not be their friends either. अब देखिए ये बड़ी समझने वाली बात है कि हालांकि जो फांसीवादी देश थे वो ब्रिटेन, इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ रहे थे, और ब्रिटेन जो कि भारतीय लोगों पर शासन कर रहा था, तो हालांकि फांसीवादी देश ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जो जनता थी, जो लोग थे, उनको ये पता था, उनको ये एहसास था कि फांसीवादी देश उनके दोस्त नहीं हो सकते। यानी यहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो है नीति वो नहीं लाई जा सकती थी, क्योंकि फांसीवादी से आप दोस्ती नहीं कर सकते थे। भारत जो है फांसीवादी देशों का दोस्ती नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम जो है फांसीवादी देशों की दोस्ती नहीं कर सकते थे। दे वर अवेयर दैट नो कंट्रीज इंडिपेंडेंस कुड बी सिक्योर इफ द फासिस्ट कंट्रीज वर विक्टोरियस। ठीक है, क्योंकि उन्हें यह एहसास था, भारत की जनता को, कि अगर फांसीवादी देश जीत जाते हैं, विजयी होते हैं, तो किसी भी देश की जो स्वतंत्रता है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? अगर फांसीवादी देश विजयी हो जाते हैं तो कब किस देश पर को हमला करके अपना गुलाम अटैक करके वो कब्जे में कर लेंगे, इसका कोई नहीं जानता। तो इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता ये समझती थी, जानती थी कि अगर फांसीवादी देश विजयी होते हैं तो किसी भी देश की स्वतंत्रता वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? However, Britain had enslaved the Indian people and had dragged India into the war without consulting them. तो हालांकि ब्रिटेन ने क्या किया था कि भारतीय लोगों को गुलाम बना लिया था, शासन कर रहे थे, और भारत को बिना उनसे पूछे, भारतीय लोगों से बिना सलाह किए, राय विचार किए हुए उसको भी शामिल कर दिया था लड़ाई में, विश्व युद्ध में। खींचना, शामिल, हाँ, लपेट देना। द कांग्रेस डिमांडेड, देखिए, द कांग्रेस डिमांडेड दैट a national government should be immediately formed and that Britain should promise that India would become independent
एज सुन एज वॉर वाज ओवर। तो कांग्रेस ने यह मांग की कि एक राष्ट्रीय सरकार इस देश में बननी चाहिए, ठीक है, और ब्रिटेन को यह वायदा करना चाहिए कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा वो भारत को आजाद कर देगा, भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो कांग्रेस ने ये अपनी मांग रखी इन परिस्थितियों में कि एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिए जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा उसमें शामिल होकर बने, और साथ ही साथ ब्रिटेन को यह वायदा करना चाहिए भारत देश को कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा जो है भारत आजाद हो जाएगा, उसको वो छोड़ देगा। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू मीट दिस डिमांड। लेकिन हमेशा की तरह ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से मना कर दिया। इट वॉज क्लियर दैट ब्रिटेन वॉज फाइटिंग द वॉर फॉर हर ओन इंपीरियलिस्ट एंड्स। यह स्पष्ट था कि ब्रिटेन जो ये विश्व युद्ध लड़ रहा था वो अपने साम्राज्यवादी फायदों के लिए लड़ रहा था। वो किसी को रोकना चाह रहा था या बंद करना चाह रहा था, वो ये युद्ध अपने फायदे बचाने के लिए लड़ रहा था ताकि उसके फायदे सुरक्षित रहे या और बढ़ जाए पहले से। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट हैड बीन फॉर्म्ड इन द प्रोविंसेस रिजाइंड इन नवंबर 1939। तो कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के ये जो रवैया देखा कि भारत को बिना पूछे शामिल कर लिया युद्ध में, तो इसके विरोध में जो कांग्रेस सरकारें बनी थी सूबों में, प्रोविंसेस में, उन्होंने अपना अपना इस्तीफा दे दिया नवंबर 1939 में, ठीक है। नवंबर 1939 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद जो कांग्रेस के जो मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज बनी थी अलग अलग प्रोविंसेस में, उन सब ने रिजाइन कर दिया। देयर वर स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस in different parts of the country against the dragging of India into the war। और भारत को ब्रिटेन द्वारा जबरदस्ती बिना पूछे विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के खिलाफ पूरे देश में हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, ये सब किए गए, ठीक है। विश्व युद्ध में बिना पूछे भारत को शामिल किए जाने के खिलाफ पूरे देश में जो है हड़ताल, विरोध प्रदर्शन किए गए। इन मार्च 1940 द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एट रामगढ़। तो विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जो पहला सेशन हुआ कांग्रेस का वो बीच में हुआ, मार्च में ही हुआ। मार्च के 1940 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन रामगढ़, ये हजारीबाग के पास झारखंड में रामगढ़, तो रामगढ़ में ये सेशन हुआ, ठीक है। ये सब जो ऐतिहासिक सेशन है इसके बारे में ध्यान रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रामगढ़ में, और यहां के बाद आजादी तक वही रहे, ठीक है। मतलब कोई दूसरा का चुनाव हुआ नहीं तो इसलिए यही रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड डिसाइडेड दैट इट वुड लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू प्रेस इट। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग रखी और यह फैसला किया गया कि इस मांग को उस पर जो जोर देने के लिए, मनवाने के लिए वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिर से शुरुआत करेगी। जोर देना, उसको मनवाना, ठीक है। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और इस मांग को मनवाने के लिए कहा कि नहीं मानेंगे तो फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरुआत कर दिया जाएगा। इन अक्टूबर 1940 द कांग्रेस लॉन्च्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट
अंडरलाइन करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट पूछा गया है कई बार। तो और इस तरह से इन घटनाओं के आगे अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था इंडिविजुअल सत्याग्रह, या हिंदी में इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी एक आदमी के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन बता रहे हैं। तो क्या था कि अब तक जो भी आंदोलन हो रहे थे तो वो आंदोलन क्या थे कि जन समूह के द्वारा किया जाता था और उसके कोई नेता होते थे, जैसा नेता बताते थे, बातें कहते थे तो लोग वैसा करते थे, जो कि जन आंदोलन था। तो इन्होंने देखा कि नेताओं को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता था और लोग अब तक नेताओं पर निर्भर हो गए थे। लोग जो है वो नेताओं पर निर्भर रहने लगे थे कि भाई नेता लोग जो है जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार कहती थी अच्छी बात है, हम नेता को ही गिरफ्तार कर लेंगे, तुमको बताने वाला ही नहीं रहेगा। तो जब कोई दिशा निर्देश डायरेक्शन देने वाला नहीं रहता था तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि अब करें क्या। ठीक है, तो इस कारण से, और दूसरी बात है कि उन्होंने देखा था कि जो नेतृत्व वाला आंदोलन हो रहा था, जैसे कि देखिए पहले नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, उसको वापस, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जहां जन समूह का आंदोलन होता है वहां जनरली वो अगर नेता लोग गिरफ्तार वगैरह हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वो फिर बंद हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हर व्यक्ति को आंदोलन करना होगा, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं खोजनी चाहिए कि अब नेता कोई कहेंगे तब करेंगे। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर आंदोलन करना होगा, उसको अपने लिए सोचना होगा कि मुझे कैसे आंदोलन करना है इस सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने स्तर पर आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने वाला यह आंदोलन था। इसका नाम रखा गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हिंदी में कहते हैं, यानी एक आदमी के द्वारा किया गया सत्याग्रह। ठीक है, समझ गए क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह? यानी अब हर व्यक्ति को देश में सत्याग्रह करना होगा। हाँ, और ये नहीं कि हम नेता के इंतजार में बैठे रहे, नेता गिरफ्तार हो गए तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है कि क्या करें। इन्होंने कहा अब नेताओं के इंतजार में नहीं रहिए, आपको अब हर व्यक्ति को स्वयं, अब क्योंकि आपकी अपनी किस्मत, अपनी जीवन की लड़ाई है, आप अपनी बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं अंग्रेज सरकार से, तो आपको खुद इसमें समझना होगा फैसला। गांधी बताए, नेहरू बताए, उसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका शोषण कौन कर रहा है, आपको किसके खिलाफ लड़ाई करना है, और जो भी बातें था, ट्रेनिंग था, वो आपको बताया जा चुका है, तरीके आपको समझाए सिखाए जा चुके हैं। अब इतना समय नहीं है कि अब दूसरों के दिशा निर्देश पर चलें, अब आपको अपने अपने स्तर पर शुरू हो जाना है और आंदोलन करना है। समझ गए? तो ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हिंदी में कहते हैं। इसमें आगे देखिए, द सत्याग्रहीज selected by the Congress would individually come to a public place and make a speech opposing the war and would be arrested। तो इसमें क्या, किस तरह से इसको किया जा रहा था कि पहले तो कांग्रेस जो है वो कुछ सत्याग्रहियों को चुनती थी जो कि ऐसे शुरू करते थे। तो सत्याग्रही वो क्या करते थे, जिनको कि चुना जाता था, तय किया जाता था इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस तरह से, ताकि जनता धीरे धीरे सब शुरू हो जाए। तो वो जो है क्या करते थे, जो भी सत्याग्रही का जो चुनाव होता था वो अकेला जाके, और एक आम जनता जहां पर जनता जमा उमा होती है, लोग जमा रहते हैं, वहां जाके वो भाषण देता था। भाषण का मतलब अपने विचारों को रखता था। ठीक है, और जिसमें कि वो जनरली, अब चूंकि भारत देश नाराज था, उसको जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर लिया गया था, तो इसलिए वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की निंदा करता था। और जब निंदा करता था तो पुलिस आ जाती थी, गिरफ्तार करके ले जाती थी, तो चले जाते थे गिरफ्तार होके। तो ये जो है तरीका था कि आम जगह, कहीं जहाँ पब्लिक प्लेस था, जो सार्वजनिक जगह थी, वहां जाते थे एक आदमी और अपनी बातें रखता था, अपनी सरकार की नीतियों की निंदा करता था, और फिर अगर गिरफ्तार करने आता था तो गिरफ्तार होकर चला जाता था। तो इस तरह से शुरू हुआ। और इसमें देखिए, द फर्स्ट सत्याग्रही चोजन फॉर दिस मूवमेंट वाज विनोबा भावे। कई बार पूछा गया है ये सवाल कि पहला सत्याग्रही किनको चुना गया था इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में, जो कि पूरे देश के सामने एक उदाहरण के तौर पर। तो ये चुने गए थे विनोबा भावे।
पहले याद रखिएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे शायद जवाहरलाल थे, जो है दूसरे का हम नाम लिखा देंगे, पूछा गया दूसरे का भी एक आध बार स्टेट के एग्जाम में, यूपीएससी में विनोबा भावे और इनके बारे में, मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो विनोबा भावे जो है उनको चुना गया पहले जो है इसमें सत्याग्रही के रूप में, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सत्याग्रह। विद इन अ शॉर्ट पीरियड अबाउट 25,000 सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड एंड जेल्ड। तो एक छोटे समय में ही लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि सब जगह फैला हुआ था बात, सब जगह लोग जाते थे, कहीं कोई सरकार की निंदा करते थे, पुलिस जाती थी उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। तो इस तरह से थोड़े ही समय में 25,000 लोग जो है वो गिरफ्तार होकर जेल में पड़ गए। दे इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, और उन लोगों में कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो प्रचलित नेता थे वो सब शामिल थे। हाँ, अमंग देम वर श्री कृष्ण सिन्हा एंड सी राजगोपालाचारी। तो उन लोगों में कौन कौन शामिल थे, जैसे श्री कृष्ण सिन्हा और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हु हैड बीन प्रीमियर्स as the chief ministers of provinces were called those days of Bihar and Madras respectively। तो सबसे पहले जो दो नाम आते हैं श्री कृष्ण सिन्हा का, ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, जो कि ये लोग आज़ादी के पहले यानी कि जब 37 में सरकारें बनी थी तो उस समय ये लोग प्रीमियर यानी कि राज्य के, जैसे आज चीफ मिनिस्टर होता है उस समय प्रीमियर कहा जाता था, प्रोविंस में जो हेड होता था उसको। तो श्री कृष्ण सिन्हा जो कि बिहार के, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि मद्रास के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री एक तरह से रहे थे, तो वो भी थे इन लोगों में शामिल। और कौन थे, तो ये देखिए याद रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद भी बिहार के रहे श्री कृष्ण सिन्हा, और आज़ादी के पहले भी यही थे प्रीमियर यहाँ के। आज़ादी के पहले बाद यही बिहार के मुख्यमंत्री। तो हाँ, और तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और श्री कृष्ण सिन्हा भी इसमें थे। और कौन थे, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के, और हाँ मद्रास के। अच्छा। मियाँ इफ्तिखार उद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस। तो ये पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मियाँ इफ्तिखार उद्दीन, तो ये भी थे इसमें गिरफ्तार लोगों में शामिल। एनवी गाडगिल प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस, कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता थे एनवी गाडगिल, ठीक है। तो जो है ये एनवी गाडगिल जो है ये भी गिरफ्तार लोगों में थे। फिर सरोजनी नायडू जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वहाँ के प्रोविंस के, सरोजनी नायडू, जीवी मावलंकर कौन थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कौन थी, हाँ, और आगे चल के ये गवर्नर भी रही, फर्स्ट गवर्नर, हाँ यूपी की, ठीक है। फिर अरुणा आसफ अली ये भी जो है एक बड़ी नेता थी इनकी कांग्रेस की। एंड सत्यवती, और एक सत्यवती जो कि ये भी बाद में शायद चीफ मिनिस्टर या गवर्नर रही हैं, ठीक है। उस समय आज़ादी के तुरंत बाद सत्यवती भी बनी थी, शायद यूपी या एमपी की चीफ मिनिस्टर या गवर्नर बनी थी। खैर, तो ये लोग जो बड़े बड़े नेता जो भी थे उनमें ये भी शामिल थे गिरफ्तार लोगों में।